दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर इंद्र कुमार चतुर्वेदी डे एंड नाइट एकेडमी के ज्ञानधारा क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज मैं भाग 18 जो भारत के संविधान में भारत में राष्ट्रीय आपातकाल जो एक चैप्टर है उसकी मैं आपसे चर्चा करूंगा। हम आप जानते हैं कि लगभग प्रत्येक लोकतांत्रिक देशों में राष्ट्रीय आपातकाल या आपातकाल जैसी जो स्थिति होती है उससे संबंधित कोई न कोई प्राविधान अवश्य होता है, क्योंकि प्रायः परिस्थितियां दो तरह की होती हैं। एक तो परिस्थिति ऐसी होती है जब शासन तंत्र सामान्य परिस्थिति होती है, शांतिकाल होता है, शासन तंत्र उन परिस्थितियों का सामना अपने सिस्टम से कर लेता है, और कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनका सामान्य प्रशासन तंत्र सामना नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि ऐसे समस्याओं को दूर करने के लिए, ऐसे चुनौतियों को दूर करने के लिए सामान्य प्रशासन तंत्र को यूनाइट होना पड़ता है, एकजुट होना पड़ता है और समस्त शासन तंत्र को उस पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है ताकि उस चुनौती से निपटा जा सके। तो ऐसी कौन कौन सी चुनौतियां हैं भारत के संविधान में, कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनको लेकर के राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, आज मैं इसका जो है जिक्र करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, भारत के संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 तक भारत में राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन किया गया है। इस प्रावधान में 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा की गई है, बात की गई है। पहला है इसमें युद्ध, बाहरी आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, ये पहली परिस्थिति है जिसका जिक्र अनुच्छेद 352 में किया गया है। इसमें जो है 3 आधार हैं। एक तो युद्ध की स्थिति पैदा हो जाए अचानक, दूसरा है बाहरी देश हमारे ऊपर आक्रमण कर दे, तीसरा ये है कि अस्त्र शस्त्र लेकर हमारे नागरिक या हमारी सेना विद्रोह कर दे, जिसमें सामान्य प्रशासन तंत्र आसानी से उसका मुकाबला करने में सफल ना हो पा रहा हो। ऐसी परिस्थिति, ये 3 परिस्थिति की कल्पना की गई है 352 में, जिसके तहत इमरजेंसी की घोषणा की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। दूसरी परिस्थिति है राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 356 में। 357 भी इसी से संबंधित है, इसके प्रभाव का वर्णन इसमें है। इसमें किसी राज्य विशेष में अगर संवैधानिक प्राविधानों के अनुसार शासन तंत्र नहीं चल पा रहा है तो फिर राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया है कि वह वहाँ पर राज्यपाल के प्रतिवेदन के आधार पर या अन्य किसी आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है, और व्यवहार में राज्यपाल में व्यवहारिक शक्तियाँ निहित हो जाती हैं, सामान्य प्रशासन तंत्र वहाँ पर निलंबित हो जाता है। तो दूसरी परिस्थिति यह है। और तीसरी परिस्थिति है वित्तीय संकट, जब सरकार के पास में धन संबंधी कोई विशेष संकट हो जाए, सरकार आर्थिक संकट से जूझने लगे, ऐसी परिस्थितियों में जिसका वर्णन 360 में किया गया है, ऐसी परिस्थिति में भी राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अब दोस्तों मैं बेसिकली यहाँ पर 352 और इसके प्रभाव का वर्णन अनुच्छेद 353 में किया गया है, 354 में किया गया है, 358, 59 में किया गया है, और फिर एक और अनुच्छेद इससे रिलेटेड है 355। मैं क्रमशः इसकी चर्चा करूँगा और अब तक 3 बार इमरजेंसी जो लागू की गई उसके बारे में मैं बात करूँगा आपसे। तो मैं अब इसके प्रभाव का वर्णन करूँगा। जब 352 के तहत राष्ट्रपति इमरजेंसी की घोषणा करता है
तो 44वें संविधान संशोधन के बाद, 44वें संशोधन 1978 के बाद ये स्थिति हो गई है कि कैबिनेट की लिखित सलाह आवश्यक होती है। जब तक लिखित सलाह कैबिनेट के द्वारा नहीं दी जाएगी तब तक राष्ट्रपति को 352 के तहत आपातकाल की घोषणा करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके पहले 352 के तहत इमरजेंसी की घोषणा 3 बार हो चुकी थी, लेकिन उन तीनों बार में कैबिनेट की लिखित सलाह आवश्यक नहीं थी। तो अब ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद की स्थिति है, लिखित सलाह आवश्यक है। दूसरी बात यह है कि जब राष्ट्रपति इसकी घोषणा कर देता है तो फिर वो घोषणा, उस घोषणा का अनुमोदन होना आवश्यक होता है संसद द्वारा, क्योंकि घोषणा केवल 1 माह तक मान्य रहती है। 1 माह के बाद वो घोषणा स्वतः समाप्त हो जाती है। अगर उसे हमें बनाए रखना है, ऐसी परिस्थिति है, तो पुनः हमको अनुमोदन लेना पड़ेगा संसद के द्वारा। संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इन दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदन आवश्यक है। दोनों सदन अपने 2/3 उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 बहुमत के आधार पर अनुमोदन इसका वो करती है, या कुल सदन के कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत से भी सदन के द्वारा इसका अनुमोदन किया जा सकता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अनुमोदन के पश्चात जो इसका अवधि होता है वो एक बार में 6 माह होता है, और यदि इस 6 माह में परिस्थिति अनुकूल नहीं होती है तो फिर राष्ट्रपति इसको ऐसे ही 6 माह के लिए और बढ़ा सकता है, लेकिन फिर पुनः अनुमोदन संसद को करना पड़ेगा। यानी संसद जितनी बार 6-6 माह पर अनुमोदन करती जाएगी, उतनी बार अनंत काल तक ये प्राविधान, मतलब आपातकाल इस तरह का लागू रहेगा। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। अब मैं इसके प्रभावों की चर्चा करूँगा। अनुमोदन हो जाने के पश्चात में उद्घोषणा को वापस लेने के बारे में भी मैं तुरंत बात कर दूं। उद्घोषणा की समाप्ति, यानी ये समाप्त कौन करेगा? तो पहली बात यह है कि लागू जब राष्ट्रपति करता है तो समाप्त भी कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा। राष्ट्रपति कभी भी किसी भी समय जब वो चाहे इस उद्घोषणा को वापस ले सकता है, और इसके लिए किसी तरह के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। और एक और प्राविधान 44वें संशोधन में कर दिया गया है कि लोकसभा के 1/10 सदस्य यदि कोई इस तरह का प्रस्ताव लाते हैं कि इस उद्घोषणा की समाप्ति कर दी जाए, तो राष्ट्रपति ऐसे जो है प्रस्ताव को लेकर के लोकसभा की तत्काल बैठक बुलाएगा, और बैठक में इस पर चर्चा होगी। अगर लोकसभा अपने 2/3 बहुमत से उसको समाप्त करने के लिए, आपातकाल की उद्घोषणा को समाप्त करने के लिए कोई प्रावधान पास कर देती है, तो फिर उस प्रस्ताव को मानते हुए राष्ट्रपति को इसे कभी भी वापस लेना पड़ेगा, उसी समय वापस लेना पड़ेगा। तो ये तो समाप्ति की बात हो गई। अब मैं उद्घोषणा के प्रभाव की बात करूँगा। ये प्रभावों का वर्णन जो किया गया है, ये अनुच्छेद 353, 354, 353, 354, फिर 358 में और 362 में, ये बारी बारी से 4 अनुच्छेद में, जिसका जिक्र मैंने ऊपर भी किया है, ये इन चारों में मैं बारी बारी से ये बताऊंगा कि कैसे इसका प्रभाव पड़ता है यदि इमरजेंसी की घोषणा हो जाती है। तो सबसे पहले 353 में बात कही गई है कि यदि उद्घोषणा 352 के तहत हो गई है तो फिर केंद्र और राज्य के जो विधायी और कार्यकारी संबंध होते हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम बारी बारी से अगर कार्यकारी और विधायी संबंधों की बात करें तो इसे थोड़ा सा ध्यान से
आप समझेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। कार्यकारी संबंध सामान्य परिस्थिति में इस तरह का होता है कि राज्य सूची के जो विषय होते हैं उस पर नियम बनाने का अधिकार संसद को है और उस पर प्रशासन करने का राज्य सूची के विषय पर नियम बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है और उस पर प्रशासन करने का जो दायित्व होता है वो राज्य को है, राज्य की कार्यपालिका को है, राज्य के मुख्यमंत्री और उसके कैबिनेट को और राज्यपाल को मिला हुआ है। और सामान्य परिस्थिति में जो संघ सूची है और जो समवर्ती सूची है उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है और उस पर प्रशासन का अधिकार भी सेंट्रल गवर्नमेंट को अर्थात संघ सरकार को प्राप्त है। लेकिन जब आपातकाल की घोषणा हो जाती है तो फिर जो राज्य सूची होती है, राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है और प्रशासन का अधिकार केंद्रीय कैबिनेट को या संघ सरकार को प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि राज्य सूची के किसी भी विषय पर इस दौरान संसद कानून बना सकती है और उस पर प्रशासन का अधिकार संघ सरकार को प्राप्त हो जाता है। अर्थात हमारा जो संपूर्ण ढांचा है, जो संघात्मक ढांचा है, वो एकात्मक ढांचे में बदल जाता है और संघ सरकार उस एकात्मक ढांचे की मुखिया के तौर पे काम करने लगती है। अब इसी तरह से अनुच्छेद 54 को थोड़ा सा समझना है। अनुच्छेद 354 में ये कहा गया है कि जो सामान्य स्थिति होती है, सामान्य स्थिति में जो संघ और राज्य के बीच में वित्तीय संबंध है वो भी परिवर्तित हो जाता है। जो सामान्य परिस्थिति होती है उसमें जो वित्तीय संबंध होता है वो इस तरह का है कि संविधान के द्वारा एक विभाजन कर दिया गया है, टैक्सेज का बंटवारा कर दिया गया है और कुछ टैक्सेज ऐसे हैं जो संघ सरकार लगाती है, राज्य उसको वसूलते हैं, रख लेते हैं। कुछ टैक्सेज ऐसे हैं जो संघ लाती है और संघ ही वसूलती है, उसको राज्यों में बांटती है। कुछ टैक्सेज ऐसे हैं जो संघ लगाती है और स्वयं वसूल के रख लेती है। तो जो टैक्सेज का जो सामान्य स्ट्रक्चर है संविधान में, उस स्ट्रक्चर में भी परिवर्तन हो जाता है। यानी वित्तीय संबंध जो होते हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं। राज्य जिस धन को केंद्र जिस धन को राज्यों को आवंटित करता है उस धन में वो कटौती कर सकता है। किसी भी टैक्स की धनराशि को स्वयं अपने पास रख सकता है या राज्यों में उसको दूसरे ढंग से नियम बना करके उसका विभाजन कर सकता है। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो वित्तीय संबंध होते हैं वो शांतिकाल में संघीय ढांचे के अनुरूप होते हैं, संविधान के अनुरूप होते हैं। लेकिन जब 352 के तहत आपातकाल की घोषणा हो जाती है तो वित्तीय संबंध भी इस तरह हो जाते हैं जैसे एकात्मक शासन व्यवस्था हो गई हो और सेंट्रल गवर्नमेंट उस वित्त को अपने अनुसार जहां जैसे आवश्यकता हो उसे खर्च कर सकती है और राज्यों में संयोजित कर सकती है नए सिरे से। तो और ये जो दोनों प्राविधान हैं ये दोनों केवल और केवल जब तक आपातकाल रहेगा तभी तक प्राविधान लागू रहेंगे। केवल आपातकाल के दौरान जैसे ही आपातकाल समाप्त होगा वैसे ही जो राज्य की कैबिनेट होती है पुनर्जीवित हो जाती है और जो उस दौरान बनाए गए जो नियम होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। फिर इसके प्रभाव का वर्णन 358 में भी किया गया है। 358 में ये कहा गया है कि जो नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19 में, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 में जो दिया गया है इसमें 6 स्वतंत्रताओं की वर्णन की चर्चा की गई है। ये जो 6 स्वतंत्रता होती है मौलिक अनुच्छेद 19 में, इस अनुच्छेद 19 की जो 6 स्वतंत्रताएं होती हैं ये पूरी निलंबित हो जाती हैं। ये स्वतः निलंबित हो जाती हैं। इसके लिए राष्ट्रपति को किसी तरह का आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होती है। अनुच्छेद 358 में ये कहा गया है कि मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 में जो प्रदान किया गया है नागरिकों को वो सस्पेंडेड हो जाता है, स्वतः सस्पेंडेड हो जाता है जब 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है। और इसी तरह से 362 में जो अन्य मौलिक अधिकार हैं उनको सस्पेंड करने का तरीका बताया गया है। तो 359 में कहा गया है कि जो
अन्य मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं जिसमें अनुच्छेद 19 छूट गया है, अनुच्छेद 20 छूट गया है और अनुच्छेद 21। इन तीनों मौलिक अधिकारों को छोड़कर जो अन्य मौलिक अधिकार हैं उसको राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित किया जा सकता है यदि वह आवश्यक समझे। राष्ट्रपति के आदेश पर, यानी जो अन्य मौलिक अधिकार हैं, हमको कुल 6 मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। इन 6 अधिकार में से 6 के 6 मौलिक अधिकार इस अनुच्छेद के अधिकारों को छोड़ करके इसमें जो है ये स्वतः निलंबित हो जाता है। ये जो है 20 और 21 इन दोनों को किसी भी परिस्थिति में वापस हमसे छीना नहीं जा सकता, क्योंकि 20 में है अपराध की दोष सिद्ध से संरक्षण हेतु हमको मिला हुआ है, ये हमसे नहीं लिया जा सकता। और अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, या जिसको आप जीवन की स्वतंत्रता कह सकते हैं, ये हमसे नहीं लिया जा सकता है। इन दोनों अधिकारों को छोड़कर, और ये 19 चूँकि ऑलरेडी सस्पेंडेड रहता है, अर्थात कुल 3 ये अधिकारों को छोड़ करके बाकी जो मौलिक अधिकार हैं वो राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार इसको सस्पेंड किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है आपातकाल के दौरान। तो इस तरह से ये इसके प्रभावों की बात हो गई। अब मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा अनुच्छेद 355 की। अनुच्छेद 355 में ये संघ सरकार को जिम्मेदारी दी गई है, संघ का एक कर्तव्य सौंपा गया है, संघ के कर्तव्य की बात की गई है। इसमें कहा गया है कि राज्य की सीमाओं की रक्षा करना और उसके प्रशासन तंत्र की रक्षा करना ये संघ का कर्तव्य है। अर्थात राज्य की जो सीमाएं हैं चारों तरफ से, उन सीमाओं की रक्षा कौन करेगा? संघ सरकार करेगी। पहली बात, राज्यों को अपनी पुलिस बल या अपनी जो है मिलिट्री लगाने की आवश्यकता नहीं है। संघ सरकार ने जो मिलिट्री रखी है वही उसकी सुरक्षा करेगी। और दूसरी बात यह है, तो अनुच्छेद 355 में राज्य की सीमा की सुरक्षा करना और राज्य के प्रशासन तंत्र की देखभाल करना ये संघ सरकार का कर्तव्य सौंपा गया है, और इस कर्तव्य का पालन करते हुए वो राज्य की सीमाओं की और उसके प्रशासन तंत्र की रक्षा करेगी। तो ये अनुच्छेद जो हमने जिसकी चर्चा की ये सब 352 से रिलेटेड है। अब मैं थोड़ा सा बात करूंगा कि अब तक कौन कौन सी घोषणाएं कितनी बार की गई हैं, 352 के तहत कितनी बार आपातकाल की घोषणा भारत में की गई है, ये मैं चर्चा करूंगा। तो अब तक भारत में 3 बार आपातकाल लगाया गया है। पहली बार ये 26 अक्टूबर 1962 को इमरजेंसी की घोषणा की गई, आपातकाल की घोषणा, जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। यानी चीन के आक्रमण के समय बाहरी आक्रमण के आधार पर 26 अक्टूबर 1962 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। उस समय जवाहरलाल नेहरू जी हमारे प्रधानमंत्री थे और राधा कृष्णन जी हमारे राष्ट्रपति थे जिन्होंने उस घोषणा को लागू किया था। फिर ये उद्घोषणा 1968 तक लागू रही, 1968 तक ये उद्घोषणा लागू रही। और इसके पहले 1965 में पाकिस्तान ने आक्रमण किया था, यानी भारत पाक युद्ध हुआ पहली बार। तो इस युद्ध में भी अलग से कोई घोषणा नहीं की गई थी, क्योंकि इस युद्ध के दौरान इमरजेंसी की घोषणा लागू थी। दूसरी बार जो इमरजेंसी की घोषणा की गई वो 3 दिसंबर 1971 को की गई, जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था। यानी पाकिस्तान, ये वही समय है जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ था युद्ध में। इस दौरान जो इमरजेंसी लागू हुई थी, तो ये 3 दिसंबर 1971 को लागू हुई। और इस युद्ध में, भारत पाकिस्तान युद्ध में, पाकिस्तान बुरी तरह से हारा। उसके 2 खंड हो गए, पाकिस्तान और बांग्लादेश विभाजित भी हुआ, और इसमें हमको बड़ी कामयाबी भी मिली।
तो ये इमरजेंसी की जो घोषणा हुई थी ये दूसरी बार हुई इंदिरा जी के समय में। और फिर तीसरी बार जो इमरजेंसी की घोषणा हुई वो हुई थी 25 जून 1975 को। ये इंदिरा जी के कार्यकाल में, इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में ये घोषणा हुई थी। और इसको जो है फखरुद्दीन अली अहमद जी राष्ट्रपति थे उस समय, उन्होंने ये घोषणा की थी। और ये उद्घोषणा जो की गई थी ये आंतरिक अशांति के आधार पर की गई थी। आंतरिक अशांति के आधार पर इस आंतरिक अशांति शब्द को मूल संविधान में शामिल किया गया था और आंतरिक अशांति के आधार पर यह उद्घोषणा की गई। और इस उद्घोषणा के बाद में संविधान में 42वां संविधान संशोधन किया गया। और इस 42वें संशोधन में, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं, इस संशोधन के द्वारा संविधान में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया। और उस परिवर्तन में पूरी तरह से जो संविधान था, संविधान को एकात्मक करने का प्रयास किया गया। संविधान के उपबंधों का, बहुत सारे उपबंधों का भारी व्यापक संशोधन करके उसको एकात्मक करने का प्रयास किया गया। और पूरी की पूरी जो ताकत थी, शक्ति थी संविधान की, उसको संघ सरकार में निहित करने का प्रयास किया गया। तो इस जो है इमरजेंसी के दौरान सब लोग जानते हैं कि काफ़ी जो है हमारे यहाँ के जो बड़े बड़े नेता थे, जो प्रेस था, उस सब पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। नेता जेल में डाल दिए गए थे। और जो है इंदिरा जी ने एक तरह से काफ़ी दबा दिया था मीडिया को, जनता को जो है एकदम से परेशान करके रखा था। तो इसको हम काले अध्याय के रूप में भी मानते हैं, इस जो है इमरजेंसी को भारतीय राजनीति में। तो ये तीन तरह की इमरजेंसी, और ये दोनों इमरजेंसी एक साथ समाप्त हुई 1977 में, जब चुनाव आयोग ने चुनाव की तिथि को निर्धारित किया। उससे पहले ही इस इमरजेंसी को समाप्त कर दिया गया, दोनों एक साथ में। तो इस तरह से ये 3 बार की इमरजेंसी थी। दोस्तों एक बात और मैं बताऊंगा, जब ये इमरजेंसी समाप्त हुई 1977 में, तो शाह कमीशन का गठन किया गया ताकि आपातकाल की ज्यादतियों का पता लगाया जाए, किसके साथ क्या क्या बर्ताव किया गया, उसमें सरकार ने क्या क्या गलत किया, इसका पता लगाने के लिए शाह कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी 77 में ही। और उसी 1977 की रिपोर्ट के आधार पर 1978 में 44वें संविधान संशोधन हुआ। और उसमें इस आंतरिक अशांति शब्द को हटा करके सशस्त्र विद्रोह शब्द वहाँ पर डाल दिया गया। यानी जब तक अब सशस्त्र विद्रोह नहीं होगा तब तक इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती। यह संविधान में इस शब्द को हटा दिया गया। तो थैंक यू। जो नेक्स्ट वीडियो हमारा है वो अनुच्छेद 356 से संबंधित है, 360 से संबंधित है, जो इसके बाद में आप लोग उसको देखेंगे। धन्यवाद।